देखिए, पहली तो बात ये कि अक्सर बच्चे सिर्फ इतना लिख देते हैं कि जी एक्सपोर्ट ज़्यादा हो जाए इंपोर्ट कम हो जाए, तो ऐसा होता है। लेकिन थोड़ी सी तफसील में जाना चाहिए अगर सवाल का स्कोर अच्छा मिल रहा है। मिसाल के तौर पे डिटेल ऐड करनी चाहिए, जैसे आपको ये लिखना चाहिए कि इकोनॉमिक ग्रोथ एंड हाईली इनइलास्टिक डिमांड फॉर इंपोर्ट। सिचुएशन ये है कि जब मुल्क में इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही होती है तो हमें हाईली इनइलास्टिक डिमांड फॉर इंपोर्ट चाहिए होती है या इंपोर्ट चाहिए होती है। मिसाल के तौर पे आप देखिए 2018 से 2015 तक हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट इंतहाई अनफेवरेबल रहा है, हमारी इंपोर्ट बढ़ी है। तो हम उस वक्त के जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं उनसे सवाल करते हैं कि जी आपकी पॉलिसीज क्या थी, इंपोर्ट इतनी बढ़ गई, एक्सपोर्ट इतनी कम हुई। तो वो ये जवाब देते हैं कि जनाब हम क्या करते हैं, आप जो है एक तो साहिवाल कोल पावर प्रोजेक्ट बना रहे थे, दूसरी तरफ आप जो है वो रेलवे सिस्टम के लिए इंजन भी इंपोर्ट कर रहे थे, टेक्नोलॉजी इंपोर्ट कर रहे थे। तो उस वक्त पावर प्रोजेक्ट्स लगाने की ऐसी जरूरत थी, इसलिए पाकिस्तान को बहुत ज्यादा इंपोर्ट करना पड़ी मशीनरी और इक्विपमेंट। इसी तरह जब भी आपने अब आप इस दौर को देख लीजिए, तो इसमें दयामीर भाषा डैम आप बनाना चाह रहे हैं, आप चाहते हैं कि जनाब जो है वो कुछ और भी ऐसे कंपोनेंट हैं जो बड़े असेंशियली ज़रूरी है। ठीक है जी। अच्छा, दिफा के लिए हमें इंपोर्ट करना पड़ता है, जैसे आप देखिए कि हमें अभी J-10 चाइना से लेने जा रहे हैं। इस अमेरिका से शायद F-16 का भी मुआहदा सुना है कि फिर बहाल हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें खर्चे का ही काम है ना। तो लिहाजा हमारे मसला ये कि हमारा मुल्क डेवलप हो रहा है, तो जब भी मुल्क में इकोनॉमिक ग्रोथ होती है तो एक तो इंपोर्ट की डिमांड वैसे ही बढ़ती है, और दूसरा मसला ये होता है कि जब आप जो है वो मुल्क में डेवलपमेंट कर रहे हैं तो इक्विपमेंट तो चाहिए, तो लिहाजा इंपोर्ट की जो डिमांड है वो इनइलास्टिक हो जाती है कि अगर हम बच्चों को कंप्यूटर नहीं मंगवा के देते तो क्या सिखाएंगे आप बच्चों को, टैब्स नहीं मंगवा के देते, इसलिए इंपोर्ट करना जरूरी हो जाता है, असेंशियल हो जाता है। एक मसला ये भी है कि हमारे कुछ प्रोडक्ट्स हैं, जैसे हमने बहुत ज्यादा मार खाई है टेक्सटाइल के अंदर, स्ट्रगल किया हमने कुछ सेक्टर में, जैसे इंडिया ने क्वालिटी इनहेंस की है, कोरिया ने की है, चाइना ने की है, हमने यहाँ पे बहुत ज्यादा मार खाई है, तो हमारी कंपेटिटिवनेस डिक्लाइन हुई है। हमें ये देखना चाहिए क्यों हुई है। फिर इसके बाद एक मसला ये भी है कि सिक इंडस्ट्रीज है। सिक इंडस्ट्रीज ऐसी होती हैं जो इंडस्ट्रीज मुल्क में तो बड़ी बादशाह किस्म की इंडस्ट्री है, हमने उन्हें मोनोपोली बना के दी हुई है, लेकिन जब इंटरनेशनल कंपटीशन आता है तो कॉटन और टेक्सटाइल कोई भी चीज़ है वो मार खा जाती है। तो ये जरा देखना चाहिए कि हमारी इंडस्ट्रीज भी सिक हैं। अच्छा, ये सवाल पाकिस्तान के हवाले से भी आ सकता है, कॉजेज ऑफ करंट अकाउंट डेफिसिट ऑफ पाकिस्तान, तो हमने इसे लिखा ही पाकिस्तान के हवाले से ताकि मसला ना हो, और अगर जर्नल लिखा है तो भी हम अपने मुल्क का हवाला दे सकते हैं, एग्जाम्पल दे सकते हैं। उसके बाद फिर बात यह है कि हायर इन्फ्लेशन, जाहिर है एक्सपोर्टर ने भी यहीं से खरीद के बेचने हैं माल बाहर जाके, जब उसे यहाँ से ही महंगा मिलेगा तो बाहर जाके क्या मुकाबला करेगा दूसरी मुल्कों की प्रोडक्ट्स के साथ या मसनूआत के साथ, क्या मुकाबला करेगा, तो मुकाबला हो ही नहीं सकेगा। फिर यह है कि हम पैसा बारो बार से बहुत ज्यादा करते हैं, तो जब आप 100 रुपया बारो करेंगे तो उसके साथ इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा, जिससे हमारा जो है करंट अकाउंट मजीद डेफिसिट में चला जाता है, क्योंकि हर साल बजट बनती सबसे पहले या पैसा आती सबसे पहले तो सर्व की डेबिट सर्विसिंग के लिए पैसा चाहिए होता है। फिर हमारे खिलाफ एक चाइल्ड लेबर प्रोपेगेंडा किया जाता है, ना कि इससे कहीं ज्यादा लेबर इस्तेमाल इंडिया में हो रही है, अफ्रीका में हो रही है, ठीक है, नाइजीरिया में हो रही है, बाकी मुल्कों में हो रही है। ठीक है जी। अर्जेंटाइन वगैरह को देख लो, वहां पे भी बड़े इस तरह के केसेस हैं, लेकिन हमारे खिलाफ चाइल्ड लेबर प्रोपेगेंडा बहुत ज्यादा किया जा रहा है। इस वजह से भी हमारी जो है एक्सपोर्ट्स में कमी आ रही है। और फिर हमारी अपनी आबादी का जो ग्रोथ है वो इतना ज्यादा है कि पॉपुलेशन बढ़ती है और जो चीजें हम मसनूआत पैदा करते हैं वो अपनी ही आबादी इतनी तेजी से खा जाती है कि एक्सपोर्ट करने के लिए बचता नहीं है। तो इसलिए ये भी एक इशू है। तो ये वो वजूहात है जिसकी वजह से हमारी एक्सपोर्ट्स जो है वो कम होती है और करंट अकाउंट डेफिसिट आता है। अब जहां तक सवाल है, कोई पूछता है कि अच्छा जी इसको बेहतर कैसे करें, तो एक तो हल ये है कि आप इन्हें रिवर्स करके लिखें, लेकिन एक तरीका कार ये है कि जरा एक्सपर्ट्स की राय ले ली जाए और उनके तरीका कार को अपनाया जाए। तो एक तो आसान हल ये आपके जी एक्सपोर्ट बढ़ा दें, इंपोर्ट कम कर दें, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन बना लें, लॉट ऑफ अदर थिंग्स कैन बी रिटन डाउन अगर आप भूल गए। लेकिन सवाल रहे कि जब आप इस तरह का काम करते हैं तो एग्जामिनर को पता लग जाता है कि अच्छा यहाँ पे मुझे वोचर लगा रहा है, तो लिहाजा कुछ बातें वो मान लेगा कि हाँ यार ठीक है, लेकिन सारी बातें आपकी नहीं मानेगा। लिहाजा बेहतरीन हल ये होता है कि अच्छी कंसल्टेशन की जाए। देखिए, एक चीज तो है जिसको कहते हैं डेप्रिसिएशन ऑफ एक्सचेंज रेट।
एक्सचेंज रेट की डेप्रिसिएशन से क्या, अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर कोई कंट्री डीवैल्यू करता है अपनी करेंसी को, कोई मुल्क अपनी करेंसी को डीवैल्यू करता है, जैसे पाकिस्तान जो है वो $1 जो है वो 100 रुपए का था, और पाकिस्तान ने कहा जी कि $1 100 रुपए का नहीं, अब हम ऐसा करते हैं कि $1 जो है वो 150 रुपए का कर देते हैं। तो 150 रुपीज का जब हुआ तो इसको डीवैल्यू कह देंगे। अच्छा, डीवैल्यूएशन से एक्सपोर्ट्स को क्या होता है? शाबाश, डीवैल्यूएशन से एक्सपोर्ट्स को क्या होता है? जी शाबाश, सस्ती हो जाती हैं, ठीक है, लेकिन होंगी क्या, इंक्रीज होंगी या डिक्रीज होंगी? तमाम बच्चों से मुझे जवाब चाहिए। जी शाबाश, हम डिवैल्यू करते हैं तो एक्सपोर्ट क्या होंगी? इंक्रीज होंगी, ठीक है, तो आप सब बच्चे कहते हैं इंक्रीज होंगी। और इंपोर्ट क्या होंगी? शाबाश, इंपोर्ट्स क्या होंगी? इंपोर्ट्स हैं वो डिक्रीज हो जाएंगी। तो बिल्कुल सही, आपने याद रखना है कि जब भी डिवैल्यूएशन होगी इसके नतीजे में एक्सपोर्ट्स में इजाफा होगा और इंपोर्ट्स में कमी आएगी। ये मैकेनिज्म आपको याद रखना है। मैं नहीं चाहता कि आप पेपर में बैठ के इस मैकेनिज्म की लॉजिक ढूंढ रहे हो। वो वक्त लॉजिक ढूंढने का नहीं, वो वक्त नॉलेज के इजहार का होता है। आल दो कि हम लॉजिक बताएंगे, लेकिन येट डैट मैं आपसे यही कहूंगा कि आपने ये लॉजिक वहां जाके याद नहीं करनी, वहां पे सिंपल आपके ज़हन में सेंटेंस होना चाहिए कि यू ड्यू टू डीवैल्यूएशन एक्सपोर्ट्स विल इंक्रीज एंड इंपोर्ट्स विल डिक्रीज। तो आपकी एक्सपोर्ट इंक्रीज करेंगी, एक्सपोर्ट्स जो है वो इंक्रीज करेंगी, और इंपोर्ट जो है वो डिक्रीज करेंगी। वहां जाके ये याद रखना है, वहां जाके आपने यही याद रखना है कि डिवैल्यूएशन मींस एक्सपोर्ट इंक्रीज होंगी, इंपोर्ट डिक्रीज करेंगी। तो रिपीट करते जाएं। जी शाबाश, डिवैल्यूएशन से एक्सपोर्ट क्या होंगी? शाबाश, डिवैल्यूएशन से एक्सपोर्ट क्या होंगी? शाबाश, ज्यादा होंगी। सब बच्चे बोले ना, ज्यादा होंगी। शाबाश, इंक्रीज होंगी जी। और इंपोर्ट्स क्या होंगी? इंपोर्ट्स क्या होंगी? इंपोर्ट्स जो है वो डिक्रीज हो जाएंगी। ये आपने याद करना है, ये आपने याद करना है। आपके साथ रट्टा लगाना लगा ले, लेकिन इतना अच्छा लगना चाहिए कि ये बात भूले ना। जैसे आपको पता है ना, A² + B² + 2AB आपने याद किया था, बिल्कुल वैसे इसको याद करना है, ठीक है। और इसकी लॉजिक याद नहीं रखनी, लॉजिक सिर्फ जो है समझने के लिए एक दफा पढ़ लेनी है, और पढ़ के फिर उसको भी भूल जाना है। बस यही याद रखना है कि इससे एक्सपोर्ट्स बढ़ती हैं, इंपोर्ट्स कम होती हैं। इसी की बुनियाद पे हम MCQs जल्दी से सॉल्व करेंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि ऐसा क्यों होता है। मैं लॉजिक बताने लगा हूं, लेकिन आपने इसको अभी सुन लेना है, समझ लेना है, और फिर जहन के किसी हिस्से में छोड़ देना है इसको। बात यह है कि फर्ज कीजिए कि एक बंदा पाकिस्तान से अमेरिका से चीजें लेके आता है, पाकिस्तान से अमेरिका जाता है और वहां से चीजें लेके वापस आता है। असूली तौर पर देखा जाए तो ये बंदा इंपोर्ट कर रहा है, क्योंकि ये अमेरिका से शॉपिंग करता है और शॉपिंग करके वापस आ जाता है, ठीक है जी। तो ये असूली तौर पे क्या कर रहा है जी? जो बंदा यहाँ से जाके अमेरिका से चीजें खरीद के वापस लेके आता है, वो क्या कर रहा है? शाबाश, इंपोर्ट कर रहा है, एक्सपोर्ट कर रहा है? शाबाश, वो जो है वो इंपोर्ट कर रहा है। लेकिन दूसरी तरफ एक अमेरिकन है जो हमेशा पाकिस्तान आता है और आके क्या करता है? पाकिस्तान आके क्या करता है? शाबाश, पाकिस्तान आके चीजें यहाँ से ले जाता है और ले जाके अपने मुल्क में जो है वो बेच देता है। तो मैं आपसे पूछता हूँ, जो अमेरिका से आके यहाँ से चीजें ले जाके अमेरिका में चढ़ता, वो क्या कर रहा है? ठीक है, शाबाश, वो क्या कर रहा है? वो एक्सपोर्ट कर रहा है। एक्चुअली हमारे लिए वो एक्सपोर्टर है। अच्छा, अब सवाल ये है कि जो पाकिस्तानी यहाँ से जा रहा था अमेरिका शॉपिंग करने, वो हमें 100 रुपया देता था और हम उसे $1 देते थे प्रीवियस एक्सचेंज रेट पे। लेकिन अब जब वो जाएगा तो हम उसे $1 कितने का देंगे? जी शाबाश, अब जब वो अमेरिका से माल लेने जाएगा तो कितने का देंगे $1? क्या वो खुश होगा, नाराज होगा, कैसा लगेगा उसको? शाबाश जी, तो नाराज होगा। अब वो शॉपिंग वहां से ज्यादा कर सकेगा कि कम कर सकेगा? सवाल ये भी है।
कि अब वो शॉपिंग ज्यादा कर सकेगा कि कम कर सकेगा। तो आप ये कहेंगे कम कर सकेगा, क्योंकि पहले 100 रुपए में $1 ले जाता था, डॉलर ज्यादा मिलते थे। अब 150 में मिल रहा है तो जाहिर बात है कम डॉलर मिलेंगे तो शॉपिंग भी कम करेगा। लेकिन जो अमेरिकन पाकिस्तान में आता था तो वो हमें $1 देता था और हम उसे $1 के बदले में हम उसे $100 दिया करते थे कि जाओ हमारी मार्केट से 100 रुपए की शॉपिंग कर लो। लेकिन अब वो $1 देगा तो हम नई एक्सचेंज रेट के मुताबिक उसे $1 की बजाय ₹150 देंगे। तो अब इस ₹150 से वो खुश होगा या नाराज होगा कि पहले से शॉपिंग के लिए $1 के बदले ₹100 देते थे, अब आप उसको दे रहे हैं ₹150, तो वो तो खुश हो जाएगा। वो शॉपिंग ज्यादा करेगा कम करेगा? ज्यादा करेगा कम करेगा? तो आप कह रहे हैं ज्यादा करेगा। तो इससे साबित हो गया कि इससे हमारी एक्सपोर्ट्स जो है वो बढ़ जाएंगी और इंपोर्ट्स हमारी जो है वो कम हो जाएंगी। लेकिन क्या ये बात समझ आ गई आप बच्चों को? समझ आ गई तो जी लिख के एंटर कर दीजिए प्लीज। जी शाबाश, ठीक होगी बात। ठीक है बच्चों, लेकिन अब मैंने कहा था कि ये बात समझ आ गई है, बस समझ आ गई है। याद क्या रखना है आपने? याद सिर्फ आपने ये रखना है कि जब हम डिवैल्यू करेंगे तो एक्सपोर्ट्स ज्यादा होंगी, इंपोर्ट्स कम होंगी, ये याद रखना। ये जो मैकेनिज्म था इसलिए था कि आपको ये पता चल जाए कि टीचर जो बात कर रहा है उसके पीछे एक मंतक या लॉजिक मौजूद है। बस लॉजिक पता चल गई है ना, बस काफी है। बस अब रखनी स्टेटमेंट याद है कि जब भी डिवैल्यूएशन होगी एक्सपोर्ट ज्यादा होगी, इंपोर्ट्स कम हो जाएंगी। डन। अब बात ये है कि एक मैयर तो ये होगी कि डिवैल्यूएशन कर दें, डेप्रिसिएशन कर दें। दूसरी मैयर जो है अच्छा करने के लिए अपने बैलेंस ऑफ पेमेंट को, वो हो सकता है डिफ्लेशन करें इकोनॉमी में। यानी आप कोशिश करें कि आपका डोमेस्टिक प्राइस लेवल नीचे आ जाए। जब डोमेस्टिक प्राइस लेवल नीचे आ जाएगा तो एक्सपोर्टर को यहां से माल सस्ता मिलेगा या महंगा मिलेगा? जी शाबाश बच्चों। वही बंदा जो अमेरिका से शॉपिंग करने आया था, एक तो उसको आपने पैसे ज्यादा दे दिए, दूसरा माल सस्ता मिल रहा है यहां से, तो वो क्या करेगा? एक्सपोर्ट कम करेगा ज्यादा करेगा? शाबाश, ज्यादा करेगा। इसलिए कि एक्सपोर्टर ने भी यहां से खरीद के लेके जाना है, तो आप कोशिश करें कि वो एक्सपोर्ट यहां से ज्यादा करें। ठीक है जी। उसके अलावा फिर एक तरीका ये हो सकता है कि आप एक्सचेंज कंट्रोल कर लें, यानी जो लोगों के पास फॉरेन करेंसी है वो खाम मार्केट में घूमने ना दें, उसको कंट्रोल कर लें। खाम करेंसी को हर बंदे को ना दें, कुछ करेंसी स्टेट बैंक होल्ड कर ले अपने पास, ताकि जरूरत पड़ने पर लोगों को दे, हज करने के लिए दे दे, बाहर स्टडीज के लिए दे दें जो जरूरी काम है। लेकिन फजूल करेंसी लोगों को ना दें कि वो जा जाके फानूस खरीद रहे हैं, कारपेट्स खरीद रहे हैं, जिसको कहते हैं एक्सचेंज कंट्रोल, के हमने एक्सचेंज कंट्रोल नाफिज कर दिया हुआ। फॉरेन एक्सचेंज मुफ्त में नहीं लोगों को मिले, फॉरेन एक्सचेंज जो है वो किसी तरीके से लोगों को दिया जाए, इसको कहते हैं एक्सचेंज कंट्रोल। उसके बाद फिर आ जाता है नॉन मॉनेटरी मेजर्स। नॉन मॉनेटरी मेजर्स क्या हो सकते हैं? नॉन मॉनेटरी मेजर्स ये हो सकते हैं कि हम दूसरे मुल्कों में जाके क्या करें? एग्जीबिशंस लगाएं। अच्छा जी, अगर हम एग्जीबिशंस लगाएंगे अपने प्रोडक्ट्स की दूसरे मुल्कों में तो क्या होगा? हमारे प्रोडक्ट ज्यादा बिकेंगे कम बिकेंगे? शाबाश, तो हमारे प्रोडक्ट्स जो है वो ज्यादा बिकेंगे। तो हमें चाहिए कि हम दूसरे मुल्कों में जाके अपने प्रोडक्ट्स की एक्सपोर्ट्स भी करें। अच्छा, एक तरीका ये भी हो सकता है कि जैसे सब्सिडीज दी जाती है, आप सब बच्चे जानते हैं सब्सिडीज दी जाती हैं, तो ऐसे ही कोई रिबेट दे दी जाए एक्सपोर्टर्स को। तो एक्सपोर्टर्स को रिबेट देने से क्या होगा? शाबाश, हमारी एक्सपोर्ट्स में क्या होगा? शाबाश, हमारी एक्सपोर्ट्स जो है वो इजाफा होगा, ये ज्यादा हो जाएंगी। तो हमें चाहिए कि एक्सपोर्टर को बिजली सस्ती दें, गैस सस्ती दें, जो चीज सस्ती दे सकते हैं दें, ताकि वो काम करें। अच्छा, एक्सपोर्टर्स को अगर हम कर्जे ज्यादा दे दें, उसके लिए इंटरेस्ट रेट भी कम कर दें, तो इससे भी उसकी कैपिटल कॉस्ट जो है वो क्या हो सकती है? कम हो सकती है। तो इससे भी बड़ा फर्क पड़ता है, इससे भी बहुत ज्यादा फर्क
पढ़ सकते हैं। ठीक है जी। तो मैंने दो तरीके बताए, एक तरीके मैंने बताए कौन से, जो है आपके मॉनेटरी मेजर्स, जिसमें एक्सचेंज रेट डेप्रिसिएशन, डिवैल्यूएशन, एक डिफ्लेशन, एक्सचेंज कंट्रोल, और एक मैंने कराया नॉन मॉनेटरी मेजर्स, जिसके अंदर अरेंजमेंट ऑफ एग्जीबिशन, टैक्स रिबेट्स फॉर एक्सपोर्टर्स एंड सब्सिडाइज इंटरेस्ट रेट फॉर एक्सपोर्टर्स। तो सबसे पहले तो ये पता चलेगी ये दोनों बातें आपको क्लियर है, तो फिर आगे चलेंगे, वरना नहीं चल सकता। जी बच्चों, बेटा मैंने टैरिफ्स की बात की है अभी तक, मोहम्मद शुएब भाई, जो मैंने बात की आप पहले वो सुन लेना, क्या ख्याल? आई हैवंट टॉक अबाउट टैरिफ्स। ठीक है, तो जहां तक मैंने बात की वहां तक यस करें, फिर बात करते हैं टैरिफ्स की। अच्छा, अब एक्सट्रीम केस क्या हो सकता है? एक्सट्रीम केस ये हो सकता है कि हम कुछ टैरिफ्स लगा दें। टैरिफ्स कैसे लगते हैं, ये भी एक इंटरेस्टिंग बात है कि अब ये है कि जो चीजें बाहर से आ रही हैं उनके ऊपर कस्टम ड्यूटी लगा दी, टैरिफ्स लगा दी है। तो आप सोचेंगे सर टैरिफ्स काम कैसे करते हैं? टैरिफ्स में अक्सर ये डायग्राम बनी होती है। डायग्राम क्या है इसको मैं वजाहत करता हूँ आपको भी। तो टैरिफ्स, पहली बात तो ये कि ये पता चले कि जो चीजें बाहर से आ रही हैं उसकी कीमत में कुछ टैक्स ऐड कर दिया जाए, तो उसको हम टैरिफ्स कहते हैं। शाबाश। तो टैरिफ्स क्या है? जो चीजें बाहर से आ रही हैं उनकी कीमत में क्या ऐड कर दिया जाए? शाबाश। जो चीजें बाहर से आ रही हैं उनकी कीमत में क्या ऐड कर दिया जाए? टैक्स ऐड कर दिया जाए। जाहिर है टैक्स ऐड करने से जो बाहर से चीजें आ रही वो महंगी हो जाएंगी, महंगी हो जाएंगी तो लोग लोकल चीजों को ज्यादा खरीदेंगे, ये है इसका फायदा। लेकिन अक्सर औकात हम इसको जो है वो इस तरह एक्सप्रेस करते हैं कि देखिए, मैं आपको अपने बचपन की बात से एक्सप्रेस कर सकता हूँ इस बात को बड़ी आसानी से। मैं बहुत छोटा था तो हमें साइकिल खरीदने का बड़ा शौक होता था कि हमारे पास बाईसाइकिल हो। अब सिचुएशन ये थी कि उस जमाने में, अगर आज के मतलब मैं हिसाब से देखूं तो इस तरफ मैंने क्वांटिटी रखी हुई है, वही डायग्राम है जो हमने चैप्टर नंबर 2 में बनाया था। क्वांटिटी डिमांड है इस तरफ, डिमांड भी सप्लाई भी, इस तरफ जो है हमने रखी हुई है प्राइस। तो ये सिंपल डायग्राम है डिमांड एंड सप्लाई वाला, जो चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा था। तो मैं आपको बताता हूँ कि उसका सिचुएशन ये थी कि जो हमारी जो है वो दो तरह की साइकिलें मार्केट में अवेलेबल थी जब हम लेने जाते थे। तो जो लोकल साइकिल थी वो अगर आप देखते हैं तो वो तकरीबन उस जमाने में जो है वो जितनी भी उसकी डिमांड है वो तकरीबन 15,000 रुपए की थी, 15,000 की थी। मैं इसको प्राइस को P3 कह देता हूँ। ठीक है जी। तो 15,000 रुपए की थी। लेकिन ये जो साइकिल है इसकी सिचुएशन ये थी, मैं प्राइस इसलिए दूर लिख रहा हूँ कि आगे जाहिर है आपने नंबर तो नहीं लिखेंगे ना पेपर में, ये तो मेरी जिंदगी मिसाल है ना। तो लिहाजा 15,000 रुपए की थी। लेकिन साइकिल इस तरह की थी कि वो इतनी टाइट होती थी, सोहराब की ईगल की साइकिल होती थी कि जहां हम पैडल मारना रोकते थे वो वहीं जम जाती थी, रुक जाती थी। या तो कंपनियां चाहती थी कि हम बेरिंग स्ट्रांग डालें ताकि देर तक चले, लेकिन होता ये था वो टांगों का खशर कर देती। दूसरी तरफ एक चाइनीज साइकिल आती थी जो सिर्फ 5,000 रुपए की थी, 5,000 की थी। तो वो 5,000 रुपए की साइकिल थी जो बहुत सस्ती थी। और इस वक्त सिचुएशन ये थी कि ये जो 5,000 रुपए की साइकिल है, P1 कह दें या P कह दें खाली इसको, इसकी सिचुएशन ये थी, ये वर्ल्ड प्राइस कह देंगे ना उसको, ये दुनिया की प्राइस है, तो ये 5,000 रुपए की थी सिर्फ। और ये इसके साथ खूबी ये थी कि साइकिल के साथ एक हेडलाइट लगी हुई थी आगे, और उस हेडलाइट को चलाने के लिए पिछले व्हील के साथ एक डेनमो लगी होती थी। वो डेनमो हम चला देते थे रात के वक्त तो लाइट हो जाती थी, और उसके पैडल्स के पास एक एक वो लगे, दो चीजें लगी होती थी, एक पानी की बोतल और एक पंप हवा भरने के लिए, वो भी साथ ही होता था, मैनुअल पंप होता था। और इसका साथ एक बास्केट होती थी सामने चीजें रखने के लिए। पेंट बड़ा अच्छा होता था, और इसका खसूसियत ये थी कि इसके पैडल जब हम चलाते थे तो बड़े सॉफ्ट होते थे। आप यहाँ से अंदाजा लगाएं कि लोअर माल से एक पैडल मारा है तो आप अपर माल पहुंच जाते थे, अपर माल से एक पैडल मारा तो पूरी नहर क्रॉस करके जेल रोड पहुंच गए, जेल रोड से एक पैडल मारा तो गुलबर्ग आ गए, गुलबर्ग से एक पैडल मारा तो गार्डन टाउन पहुंच गए। तो इतनी ये सॉफ्ट साइकिल होती थी, और साथ लाइट भी और ये भी सारा कुछ इसमें मिलता था। तो सिचुएशन ये थी कि जब ये साइकिल आई तो हालात ये हो गए जनाब के लोकल सप्लायर की कॉस्ट ही पूरी नहीं होती थी 5,000 में, तो लोकल सप्लाई सिर्फ इतनी रह गई, लोकल सप्लाई सिर्फ इतनी रह गई। यानी जहां तक हमारा सप्लाई का हुआ है ना, ये लोकल सप्लाई कहलाते हैं। Q1 तक लोकल सप्लाई थी, और बाकी की सारी जो है वो
सप्लाई जो है Q1 से लेके Q5 तक जो सप्लाई थी, ये सारी की सारी जो थी ये इंपोर्ट हो रही थी, ये सारी की सारी इंपोर्ट हो रही थी। सिचुएशन ये कि लोकल साइकिल फौरन बिकना बंद हो गई और थोड़ी सी बिकती थी किसी एक आध कंपनी की, और बाकी सारी इंपोर्टेड साइकिल बिक रही थी। अब ऐसे हालात में रियासत को परेशानी हुई कि इतने लोग बेरोजगार हो जाएंगे, साइकिल इंडस्ट्री तो तबाह हो जाएगी। इन्होंने फौरी तौर पे इसकी कीमत में 7,000 रुपए का जो है वो टैरिफ ऐड कर दिया। 7,000 रुपए का टैरिफ ऐड कर दिया, बहुत ज्यादा टैरिफ लगा दिया इन्होंने। तो इवन चाइनीज भी रो पड़े, उन्होंने कहा यार इतना टैरिफ, तो इन्होंने वर्ड प्राइस के अंदर टैरिफ ऐड कर दिया, यानी 5,000 जमा 7,000, तकरीबन 12,000 रुपए की कर दी इंपोर्टेड साइकिल। इस तरह लोकल साइकिल वालों की भी कॉस्ट पूरी होगी। ज़ाहिर है 5,000 में तो उनकी कॉस्ट पूरी नहीं होती थी, लेकिन 12,000 में तो हो रही थी, लिहाजा इनकी कॉस्ट पूरी होनी शुरू हो गई। तो लोकल सप्लाई थोड़ी सी बढ़ गई, यानी Q1 पे थी तो Q2 पे चली गई, तो लोकल सप्लाई जो है वो थोड़ी इनहांस कर गई, तो लोकल प्रोडक्शन में भी थोड़ा इजाफा हुआ। और दूसरी तरफ फायदा ये हुआ कि जो इंपोर्ट्स थी, जो Q1 से लेके अपना Q5 तक थी, वो थोड़ी कम होके आ गई Q2 से Q3 तक आ गई, कुछ हद तक कम हो गई। तो इंपोर्ट्स का लेवल जो है वो फिर थोड़ा कम हो गया। तो ये फायदा होता है कि जब आप टैरिफ लगाते हैं तो टैरिफ लगाने से लोकल प्रोडक्शन या लोकल सेल बढ़ती है, जिससे लोकल रोजगार लोगों का बढ़ता है, तो लोकल प्रोडक्ट ज्यादा बिकता है। एक तो बात। दूसरी बात यह है कि इंपोर्टेड प्रोडक्ट या इंपोर्टेड प्रोडक्शन जो है वो थोड़ी आपके मुल्क में कम बिकती है, इससे आपको फायदा हो जाता है। तो ये है मेरी लाइफ की स्टोरी जो मैंने आज आपको साइकिल के हवाले से सुनाई। तो आप ये सोचोगे यार उस जमाने में भी सर को इकोनॉमिक्स की इतनी समझ थी। हाँ, मैं बहुत छोटा था जब से मैंने इकोनॉमिक्स पढ़नी शुरू की है। अच्छा, एनीवे, तो ये बात आपको समझ आई, ये डायग्राम आपको समझ आई कि होता क्या है। क्या ख्याल है बच्चों? जी शाबाश। तो जी लिख के एंटर कर दीजिए प्लीज। तो यहां से आप अंदाजा कर सकते हैं कि ये क्या है। तो सर ये आपने पूछे नहीं कि सर आप जेल रोड से क्यों आ रहे थे उधर से। असल में पहले मैं रावी रोड रहता था, अब मैं इधर वलेंशिया वाली साइड पे डिफेंस रोड के करीब रहता हूँ। पहले उधर मेरी रिहाइश थी। तो अच्छा, वो एक बात ये है कि जब जितने मर्जी आप बड़े हो जाए, जितनी मर्जी आपकी एज हो जाए, ये बात याद रखते हैं, कोटा फिक्स कर देते हैं। यानी हम कोटा फिक्स कर देते हैं, जैसे हम फिक्स कर दें कि जी 10,000 से ज्यादा साइकिल आप इंपोर्ट नहीं कर सकते, बाकी सारी लोकल यूज। तो इंपोर्ट फिक्स कर देना। तो अगर आप इंपोर्ट फिक्स कर देते हैं इन क्वांटिटी, तो इसका मतलब आपने कोटा फिक्स कर दिया। इसके लिए डायग्राम जरूरी नहीं है, डायग्राम बुक में वही है तो वही आप करेंगे। तो आप कोटा फिक्स कर देते हैं, दिस इज वन ऑफ द वे। क्या आप, तो अनदर ऑप्शन इज टू फिक्स क्वांटिटी ऑफ इंपोर्ट ऑफ प्रोडक्ट। जो आपका इंपोर्ट प्रोडक्ट है उसकी क्वांटिटी फिक्स कर दें, इससे ज्यादा आप इंपोर्ट कर ही नहीं सकते, जो मर्जी कर लें। ठीक हो गई जी बात बच्चों? तो एक तो बात आपकी ये आ गई। तो यहां तक आपको बात समझ आ गई होगी। मैंने 3 तरह के तरीके बताए आपको। कौन कौन से शाबाश? एक मैंने आपको मॉनेटरी मेजर्स बताए, एक नॉन मॉनेटरी मेजर बताए, और फिर मैंने अदर मेजर्स में कोटा और टैरिफ्स की बात की। दोनों क्लियर है बच्चों? जी शाबाश। तो ये वो मेजर्स हैं जिसकी मदद से आप क्या कर सकते हैं, आप शाबाश जो है वो क्लियर कर सकते हैं और आप कंट्रोल कर सकते हैं अपनी इंपोर्ट्स को। कम है आपका करंट अकाउंट डेफिसिट आ रहा है, ठीक है जी, आपका करंट अकाउंट डेफिसिट आ रहा है। तो आपका एक जिम्मेदारी आपकी और बनती है कि आप अपनी एक्सपोर्ट को प्रमोट करें, आप अपनी इंडस्ट्री की हेल्प करें और उनको कोई सब्सिट्यूट वगैरह दें, उनको कोई ताकत के कैप्सूल दें और उनकी टेक्निकल गाइडेंस करें, उनकी फंडिंग करें, ताकि आपकी जो है एक्सपोर्ट बढ़े और इंपोर्ट सब्सिट्यूशन तैयार करें, ताकि आपका मसला हल हो। तो ये भी बीच में ऐड किया जा सकता है, लेकिन यहाँ तक बुक का नॉलेज है तो आपको यहीं तक रहना चाहिए। लेकिन अगर कभी शॉर्टकट लिखना पड़े 1-2 नंबर का, तो फिर आप इस तरह की तजवीज भी दे सकते हैं। अच्छा बच्चों, डिस्क्राइब एनी 4 करेक्टिव मेजर्स व्हिच मे अडॉप्टेड टू इंप्रूव बैलेंस ऑफ पेमेंट पोजीशन इन पाकिस्तान। कोई सी चार,
कोई लिमिट नहीं उसने रखी कौन सी वाली चाहिए। हाँ बाज़ लिमिट कर देता है, जैसे यहाँ पे उसने फिक्स किया है कि मुझे मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी चाहिए। तो सवाल दोनों तरह से आ सकता है, विदाउट एनी बाउंड्री, या फिक्स्ड भी हो सकता है और विद फिक्स भी हो सकता है, दोनों चीजें हो सकती है। तो इस तरह से सवाल इसका पूछा जा सकता है। अब सवाल